एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं कामतानाथ रचित लाख की चूड़ियाँ इस कहानी को। तो बच्चों, इससे पहले भी हमने इस कहानी को पढ़ना शुरुआत किया है। तो इस कहानी में जो बदलू नामक मुख्य किरदार हैं वो मणिगार हैं, यानी कि वो बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनाने का उसका व्यवसाय है और वो व्यवसाय उसका पैतृक पेशा है, यानी कि पीढ़ी जात यानी उसके दादा से वो जो व्यवसाय है वो चलता आ रहा है। ऐसे जो बदलू हैं वो कहाँ का है? लेखक के मामा के गांव का है। और लेखक के मामा का गांव का होने के कारण लेखक हमेशा जब मामा के गांव जाते थे तो बदलू के साथ बहुत सारा वक्त वो गुजारते थे, क्योंकि जो बदलू है वो लेखक को लाख की ढेर सारी कलरफुल गोलियां बना कर देता था। और बदलू जो है वो एक सीधा साधा इंसान था। वो जो चूड़ियाँ बनाता था वो साल भर में सभी को फ्री में देता था, लेकिन क्या हुआ, जब शादी ब्याह का जब मामला होता था वो क्या करता था, उसका पूरा हिसाब निकाल लेता था, क्योंकि उसमें उसके घरवाली को साड़ी यानी कि वस्त्र, उसके लिए जो भी पगड़ी हो या तो पैसा हो, वो सब ज़्यादा वो लेता था। और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि बहुत सीधा साधा, वो किसी से कभी झगड़ा नहीं करता था। इस प्रकार से लेखक बदलू का स्वभाव के बारे में बताते हैं। तब अब आगे देखेंगे तो देखिए, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ जाऊँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ मेरी रुचि रह नहीं गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच में मैंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की जो छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। देखिए, लेखक कहते कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। हाँ, लेखक क्या कहते कि हर गर्मी की छुट्टी में मामा के गांव जाते थे। तब एक आध महीने यानी कि 1.5 महीने तक वो वहाँ पर छुट्टी मनाते थे। जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक वो क्या करते थे, अपने मामा के गांव में रहते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। लेखक कहते हैं कि सिर्फ 2 या 3 बार ही मैं वहाँ पर गया होऊंगा, क्योंकि क्या होता है, लेखक के पिताजी की बदली हो जाती है यानी कि ट्रांसफ़र हो जाती है और एक लंबी अवधि यानी कि समय, एक लंबे समय तक लेखक अपने मामा के गांव जा न सके। तो वो कहते हैं कि तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक जब छोटे थे तब अपने मामा के गांव जाते थे, तब उनको जो छोटी छोटी कलरफुल गोलियां थी वो बहुत अच्छी लगती थी और बदलू से वो मांग कर लेते थे। लेकिन एक लंबे समय तक वो अपने मामा के गांव जाते नहीं है, लेकिन 8-10 वर्ष का साल होता है तब लेखक क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तब लेखक को उस गोलियों में कोई रुचि नहीं रहती और बदलू का ध्यान भी उन्हें नहीं आता। वो कहते देखो, इसी बीच मैंने देखा कि गांव में
लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। लेखक देखते हैं कि जब मामा के गांव जाते हैं, पहले सिर्फ शहरों में जो औरतें हैं वो सिर्फ कांच की चूड़ियां पहनती थी, क्योंकि उनकी जो कलाइयाँ हैं वो नाजुक थी। और बदलू भी कहता है कि वो जो है वो अपनी पति के साथ घूमती हैं और उनकी कलाइयाँ नाजुक है, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो क्या हो जाएगा, हाथ में मोच आ जाएगी, है ना। इस प्रकार बदलू कहता था। लेकिन लेखक जब मामा के गांव आता है, उस गांव में भी लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां ही पहनी थी, और बाकी की जो स्त्रियां हैं वो 1, 2, 3 यानी कि विरले ही कम ही स्त्रियां जो थी वो क्या है, लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक दिन अचानक से मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। लेखक क्या कह रहे हैं कि जो बरसात के दिनों में उनकी जो मामा की जो छोटी लड़की है वो गिरती है और उसके हाथ में क्या होता है, चूड़ी घुस जाती है, टूटकर घुस जाती है और वहाँ से क्या हो जाता है, खून बहने लगता है। मेरे मामा उस समय पर घर पर न थे। लेखक के जो मामा है वो उस समय पर घर पर न थे, और लेखक क्या करते हैं, उस लड़की का मरहम पट्टी वो खुद करते हैं। तभी क्या होता है, लेखक को बदलू का याद आ जाता है, और बदलू के बारे में सोचते हुए वे सोचते हैं कि क्यों ना मैं उसे मिल कर आऊँ। ऐसा सोचकर लेखक कहाँ जाते हैं, बदलू को मिलने जाते हैं। तो बदलू को वो देखते हैं कि शाम में जब लेखक बदलू के घर जाते हैं तो बदलू वहीं चबूतरे पर यानी कि छोटे से एक स्टूल पर वो वहीं पर बैठा था, नीम के नीचे खाट पर वो लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक बदलू को नमस्ते कहते हैं और उसको रिस्पॉन्स देने के लिए बदलू भी उसको नमस्ते बोलते हैं, भैया बोलते हैं। लेकिन बदलू उसको पहचान नहीं सकता, लेखक को पहचान नहीं सकता, क्योंकि 8-10 साल के बाद लेखक कहाँ गए थे, बदलू के गांव गए थे, बदलू को भेंट करने गए थे। तो लेखक देखिए, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत की चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक देखिए, जब उसको नमस्ते कहते हैं, नमस्ते कहने के बाद उसको रिस्पॉन्स में जो बदलू है वो भी क्या कहता है, नमस्ते भैया कहता है। तब लेखक अपना परिचय खुद देता है। वो क्या कहते हैं, मैं हूँ जनार्दन। लेखक का नाम क्या है, जनार्दन। मैं हूँ जनार्दन कि आपके पास मैं लाख की गोलियां बनवा कर ले जाता था। तो इस प्रकार लेखक जो है बदलू को अपना परिचय खुद देता है। तब बदलू जो है उसको कुछ याद नहीं आता, लेकिन लेखक गोलियां बनवा कर ले जाते थे ये याद तो उसको था। तो वो लेखक कहते कि अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहे हो, इतिहास में जो भी घटना घटी है उसको वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है। तभी एकदम सा उस लेखक का उनको याद आता है और कहता है कि आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तो लेखक क्या कहता है, हाँ नहीं आ सका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। चारपाई यानी कि जो बैठने का जो स्टूल होता है उसे चारपाई कहते हैं, ठीक है। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई न ही भट्टी। देखिए, लेखक जब उसको भेंट करने जाते हैं तो बदलू कहाँ बैठा था, नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर वो सो रहा था। जब लेखक क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं, उसकी मच्छियाँ उन्हें कभी कहीं पर भी नजर नहीं आती कि मच्छियाँ यानी कि छोटा सा खाट यानी कि बैठने का जो स्टूल होता है वो कहीं पर नजर नहीं आता, ना तो उसकी भट्टी नजर आती है चूड़ियाँ बनाने की। तो लेखक उसको पूछते हैं, आजकल क्या काम नहीं करते काका? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो
गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। देखिए, जब लेखक उसको पूछता है कि काका आजकल आप क्या कर रहे हो, ये ऐसे पूछने के बाद जब बदलू उन्हें क्या उत्तर देता है, देखो, जो मेरा काम है वो कई सालों से बंद है, और जो मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ हैं वो क्या हैं, वो भी मैं अब नहीं बनाता, वो भी कहीं उसकी बिक्री कहीं भी उसका खपत कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि गांव गांव में क्या हुआ है, कांच की चूड़ियों का प्रचार हुआ है। तो आजकल क्या हुआ है बेटा कि आजकल मशीनी युग है, औद्योगिकीकरण बढ़ गया है ना, और मशीन पर सब काम होते हैं, जैसे कि खेत भी मशीन से जोता जाता है, और जो कांच की चूड़ियों में सुंदर सुंदर रंग भरते हैं, हाँ, वो सब कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता है वो लाख की चूड़ी में कहाँ से आएगी, हाँ। और लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक क्या कहते हैं, वो सब ठीक है, आप बता रहे हो कांच की चूड़ियाँ सुंदर होती हैं, लेकिन जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो जल्दी टूट जाती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। देखिए यहाँ पर लेखक के बताने के बाद जो बदलू है वो क्या कहता है, नाजुक तो वो फिर ही होता है लल्ला। ऐसे कहते कहते उसे जोर से खांसी आ जाती है। लेखक को लगता है कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दवा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यह महीने 2 महीने से आ रही हैं, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लिखिए, लेखक बदलू जब खांसता है तो उसके बारे में सोचता है कि शायद इसको दमा है और इसका शरीर भी ढल चुका है। लेकिन जो बदलू है वो लेखक के विचार को भांप लेता है, सोच लेता है कि क्या कहता है, नहीं, हाँ, मुझे दमा नहीं है, मुझे सिर्फ 2 या 3 महीने से ये खांसी चल रही है, अगले 15 दिन में क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगी, यानी कि ठीक हो जाएगी। लेखक चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक कुछ देर तक चुप रहते हैं और सोचने लगते हैं कि इस मशीनी युग ने, इस औद्योगिकीकरण ने क्या कर दिया है। जो हाथ से बनाने वाले जो कारागिर हैं उनका काम तो खत्म ही हो चुका है। कितने हाथ, सिर्फ ये बदलू जैसे मणिगार ही नहीं, हाथ से बनाने वाले हर कारागिर के बारे में लेखक सोच रहा था। इस मशीनी युग से हर एक का काम क्या हुआ है, थम गया है। लेखक फिर शांत बैठते हैं और लेखक फिर पूछते हैं, देखिए, आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। तो बदलू क्या कहता है, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो आम के सीज़न के बारे में, यानी कि आम की फसल के बारे में लेखक जब बदलू को पूछता है तो वो क्या कहता है, मुझे माफ़ कर दो, उसकी तरफ मुड़कर बैठता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुझे आम खिलाया ही नहीं। तो नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। अरे वाह, बिना आम खिलाए मैं तुझे कैसे जाने दूंगा। इस प्रकार से उनमें दोनों में चर्चा होती है और मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। देखिए, जो बदलू है लेखक को आम खिलाता था, साथ ही साथ गाय के दूध के साथ गाय की जो मलाई उसको निकालती थे वो मलाई भी उसको याद आती है। तो लेखक जब पूछते हैं गाय के बारे में, गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा।
वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरना तुम, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक क्या कहता है कि आप लोगों की बात और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लाल कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी कि अच्छी दिख रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा न था और ना ही आसानी से वो टूट जाए। देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि सबसे पहले वो आम खाते हैं। आम के बारे में पूछने के बाद वो गाय के बारे में पूछते हैं और जो बदलू कहता है कि अब गाय को खिलाने के लिए घास मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि अब जो मैं चूड़ियाँ बनाता वो अब भी बनाता नहीं, अब पैसे कहाँ से आएंगे और गाय मैं कैसे पाल सकता हूँ। इस प्रकार बातें करते करते वहाँ कौन आ जाता है, रज्जो जो बदलू की बेटी है वो आ जाती है और लेखक को कुछ आम देती है। तब जो बदलू है वो कहता है कि उसको सिंदूरी वाले यानी कि जो लाल रंग के आम होते हैं वो आम खाने देने के लिए बोलता है। तो इस प्रकार बहुत देर तक इन दोनों में चर्चा होती है और लेखक देखता है कि जो रज्जू के हाथ में कितनी सुंदर लाख की जो चूड़ियाँ बनी थी उसके बारे में पूछता है। तब जो बदलू है वो लेखक की नज़र को अच्छी तरह से भांप लेता है और बोलता है कि ये जो चूड़ियाँ हैं वो आखिरी जोड़ा था ज़मींदार के बेटी के शादी के लिए बनवाया था, लेकिन 10 आने में पैसे चुकाकर वो जोड़ा लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मैंने वो नहीं दिया, शहर से लेकर आने के लिए उनको बोला है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको समझ में आता है बच्चों की जो बदलू हैं वो कितना स्वाभिमानी है। हाँ, जो बदलू है वो कितना स्वाभिमानी है। उसका व्यक्तित्व भी कांच की चूड़ियों के जैसे नहीं था, यानी कि टूटने जैसे नहीं था। अब आजकल क्या हुआ है, मशीनी युग के कारण जो जितने भी हाथ कारागिर हैं वो सब का यानी कि उनके कारागिरों का वो जो भी कुशलता पूर्वक जो भी साहित्य बनाते हैं वो सब क्या हो गए, कुछ समय के लिए वो थम गए हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इस किरदार से हम क्या समझ सकते हैं, बदलू एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व है जो क्या है, लेखक क्या कहते हैं कि ना ही वो हार कर भी हार नहीं माना था। अंतिम क्षण में भी उसने अपनी चूड़ियों को अच्छे दाम मिलने पर ही वो बेचना चाहता था, लेकिन न देने के कारण वो क्या करता है, वो चूड़ियाँ अपने पास ही रख देता है। तो बच्चों आज की ये कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा मतलब ये क्लास जो है ये लाख की चूड़ियाँ जो है समझ में आई होगी। अगले क्लास में इस पाठ की प्रश्नोत्तरी को हम देखेंगे। धन्यवाद।